जय गुरु। मैं मुन्ना मंडल प्रोविजन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत करता हूँ। आज का मेरा टॉपिक है कैलेंडर। मैं कई दिनों से सोच रहा था कैलेंडर पर एक आप लोगों को वीडियो दूँ, चूँकि कैलेंडर पर बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं और मैंने कई वीडियो को भी देखा, कई बुक में भी देखा और उसमें इतने सारे कोड डाल दिए गए हैं कि याद करते करते स्टूडेंट्स परेशान हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में कैलेंडर के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और वो भी बिना कुछ रटे। आपको इसमें कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं कुछ समझने की आवश्यकता है। बस आप समझ लेंगे और इसमें कहीं कुछ रटने वाली बात आपको नहीं मिलेगी और निश्चित रूप से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कर पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। चलिए, कैलेंडर जिसको हिंदी में पंचांग कहते हैं, इस तरह भी लिखा जाता है ये पंचांग। तो थोड़ा सा इसके विषय में हम लोग कुछ चर्चा करते हैं जो जीके से रिलेटेड है। ये जो कैलेंडर है, सबसे अधिक जो प्रचलित कैलेंडर है वो है ग्रीगोरियन कैलेंडर। ग्रीगोरियन कैलेंडर इसे अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर भी कहा जाता है। भारत सरकार ने इसी कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया है। यानी ये भी क्वेश्चन आता है कि ग्रीगोरियन कैलेंडर जिसको कि राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में अपनाया गया, वो किस तिथि को अपनाया गया? तो 22 मार्च 1957 को। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, उन्हीं के आग्रह पर इसे अपनाया गया। चलिए, और कुछ फैक्ट इसमें हम लोग जान लेते हैं। ग्रीगोरियन कैलेंडर का पहला जो महीना होता है, पहला महीना यह चैत्र होता है और अंतिम महीना फाल्गुन होता है। ये कई बार पूछा गया है। ग्रीगोरियन कैलेंडर यानी राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है? चैत्र होता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है 22 मार्च को साधारण वर्ष में। अगर साधारण वर्ष हो, इसकी चर्चा हम बाद में करते हैं, इसको समझा देते हैं। और 21 मार्च जब लीप ईयर हो, यानी इसको हिंदी में हम लोग अधिवर्ष भी कहते हैं। यह कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। शक संवत। क्वेश्चन आता है कि शक संवत को चलाया किसने था? शक संवत को चलाया था कुषाण वंश के एक शासक थे। कुषाण वंश के शासक थे, उनका नाम था कनिष्क, जिन्होंने चलाया था। कब चलाया था? ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये चलाया था 78 ईस्वी में। ध्यान रखिए, कंफ्यूज नहीं करना है, ईस्वी है ये, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी। 78 ईस्वी में कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने शक संवत की शुरुआत की थी और इसी पर आधारित है मेरा कैलेंडर। और कुछ चीज़ हमको, एक दो चीज़ और हम लोग जानेंगे। ये बिल्कुल
इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके संदर्भ में है, जिससे कि क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। वैसे रीजनिंग और मैथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके साथ साथ ये भी आपके दिमाग में बैठ जाए। एक वर्ड आप लोग पढ़ते हैं एडी, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी। दूसरा होता है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। एनो डोमिनी का अर्थ होता है ईसवी सन। बिफोर क्राइस्ट का अर्थ होता है ईसा पूर्व। इसी के सिमिलर एक वर्ड है एडी, को बोला जाता है सी ई। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन और करंट ईरा। सी मीन्स कॉमन और करंट, और ई मीन्स, सी मीन्स करंट और कॉमन, ई मीन्स ईरा, और इसका हिंदी यही होता है ईसवी सन। और बीसी इसके सिमिलर वर्ड है बी सी ई। तो यहाँ पे हो जाएगा बी फॉर बिफोर, बिफोर द, सी फॉर कॉमन और करंट, कॉमन और करंट ईरा। इसको भी ध्यान में रखें, कभी कभी इसके फुल फॉर्म से लेकर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बस यही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अब हम लोग आते हैं मैथ रीजनिंग की तरफ। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहला चीज़ जो आता है वो है ऑड डेज। इसकी बहुत अधिक चर्चा है और इसी पर पूरा कैलेंडर चैप्टर आधारित है, इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ऑड डेज होता क्या है? इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन या विषम दिन। यह क्या होता है? दिनों की वह संख्या जो पूर्ण सप्ताहों की संख्या के अतिरिक्त हो। यानी कि दिन को हम लोग सप्ताह में बांटते हैं, 7 दिन का एक सप्ताह होता है। अगर 8 दिन हो जाए तो एक सप्ताह 1 दिन होता है। वह जो 1 दिन हुआ वो अतिरिक्त दिन कहलाता है। इस प्रकार 9 दिन हो जाए तो उसमें 2 अतिरिक्त दिन होगा। इस तरह करके अतिरिक्त दिनों की संख्या जो होती है वो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकती है, क्योंकि 7 नहीं आएगा, चूंकि 7 फिर 7 से उसमें भाग दिया जाए, शेषफल आपका क्या आता है? 0। दिनों की सप्ताह में 7 दिन होते हैं और जो भी दिन हमें दिया हुआ है दिनों की संख्या उसको हम 7 से डिवाइड करें, उसके बाद जो रिमाइंडर बचता है वही मेरा अतिरिक्त दिन कहलाता है। अगर 7 दिन हो तो रिमाइंडर 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14वां आ जाता फिर रिमाइंडर 0 हो जाएगा। इस प्रकार 6 विषम दिन होते हैं। तो विषम दिन का डिफिनेशन पहले मैंने बता दिया, दिनों की वह संख्या जो सप्ताहों की संख्या के अतिरिक्त हो। ऑड डेज विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहलाता है। तो इस चीज़ को आप समझ गए। और कुछ चीज़ है, एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना जरूरी है, साधारण वर्ष, यानी इसको हम लोग कहते हैं ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी और जनरल ईयर, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? हम लोग जानते हैं एक वर्ष में साधारणतः
365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो साधारण वर्ष वही है, इसमें 365 दिन होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इससे भी क्वेश्चन आता है साधारण वर्ष से और लीप ईयर से। तो जो भी वर्ष दिया हुआ है उसमें हम लोग 4 से भाग देंगे। अगर वह पूरी भाग नहीं लगता है तो वह साधारण वर्ष है, और उसमें 365 दिन होंगे। दिनों की संख्या कितनी होगी उसमें? 365। एक होता है लीप वर्ष, लीप ईयर, जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो अधिवर्ष। इसमें 366 दिन होते हैं। तो जो भी दिनों की, जो भी ईयर दिया हुआ हो उसमें अगर हम लोग 4 से भाग दें, अगर वह पूरी भाग लग जाता है, पूरी कट जाता है, तो वह जो ईयर होगा लीप ईयर होगा, और इसमें 366 दिन होंगे। इसका मतलब हुआ कि एक दिन जो बढ़ा वो फरवरी में बढ़ता है, और इसमें फरवरी आपका 29 दिन हो जाएगा, और इसमें फरवरी साधारण में 28 दिन होता है। तो साधारण वर्ष का हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एक चीज़ हम बताना भूल गए आपको, अगर शताब्दी वर्ष हो तो उसमें 4 के बजाय 400 से भाग दिया जाता है। शताब्दी वर्ष क्या होता है? जैसे 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 400 वर्ष, यानी 100 की संख्या में अगर वो बढ़े 100, 200, 300, 400, 500, 800, 1200, ऐसे वर्ष को शताब्दी वर्ष कहते हैं। और शताब्दी वर्ष अगर दिया हो तो वह लीप ईयर है या नहीं है, यह चेक करने के लिए हम लोग उसमें 400 से भाग देते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लें, दो 2018, अब चेक करें 4 से अगर इसमें भाग दिया जाए, चूँकि सबसे पहला हम लोग देख लें कि शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष होता कब? 2000 होता, 2 शताब्दी वर्ष होता। 100 के गुणज में रहना चाहिए, वो शताब्दी वर्ष होता है। तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, मीन्स इसको 4 से भाग देना है। तो 4 से भाग देने पर रिमाइंडर इसमें 2 आ जाएगा। 4 पंचे 20, 0, 4 चौक 16, 2 इसमें रिमाइंडर आ जाता है। इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा अगर इसको 4 से भाग दिया जाए तो, यानी यह साधारण वर्ष है। इसी के जगह पर अगर हम लोग 2000 लें तो इसको हम लोग ये 400 से भाग देंगे, इसमें रिमाइंडर आएगा मेरा 0, तो यह एक लीप ईयर है। शताब्दी वर्ष जैसे हम लोग देखते हैं 1800, इसमें 400 से भाग देना है, तो पूरी भाग नहीं लगता है, इसमें रिमाइंडर आ जाएगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। 1700 लीप ईयर नहीं है। 1600 लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 400 से भाग देंगे तो ये पूरा 4 बार में कट जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे कि साधारण वर्ष और लीप ईयर कैसे जांच किया जाता है। सिंपल सी बात है, एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, शताब्दी वर्ष यानी 100 के गुणज वाला कोई वर्ष हो तो वह लीप ईयर है या नहीं है, इसको जांच करने के लिए हम लोग 400 से भाग देते हैं। अगर 400 से पूरा भाग लग जाता है तो वह लीप ईयर है, अन्यथा वह लीप ईयर नहीं है। और जो शताब्दी वर्ष नहीं है उसको चेक करने के लिए हम लोग 4 से भाग देते हैं। अगर 4 से पूरा भाग लग जाए तो वह लीप ईयर होगा, अन्यथा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप इस चीज़ को बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब अतिरिक्त दिन कैसे हम लोग निकालते हैं। अतिरिक्त दिन यानी ऑड डेज कैसे हम लोग निकालते हैं।
सबसे पहला हम लोग लेते हैं साधारण वर्ष। साधारण वर्ष इसमें होता है 365 दिन। 365 में अगर 7 से भाग दिया जाए तो सप्ताह में ये चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 पचे 35, 1 15, 7 दूनी 14, यानी इतना सप्ताह जोड़ 1 दिन। तो हम लोग जान गए थे, पहले ही समझे थे अतिरिक्त दिन क्या होता है। सप्ताह की, पूर्ण सप्ताहों की जो संख्या होती है उसके अलावे जो दिन होता है वही अतिरिक्त दिन होता है। यानी कि यहाँ पे अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी हो गई? 1। यानी इसमें अगर कोई साधारण वर्ष है तो उसमें 1 दिन अतिरिक्त होता है। उसी तरह हम लोग देखते हैं लीप ईयर, लीप ईयर यानी अधिवर्ष जिसको हिंदी में कहते हैं, और इसमें होता है 366 दिन। 366 को अगर 7 से भाग दिया जाए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 52 सप्ताह जोड़ 2 दिन, और इसमें अतिरिक्त दिन हो गया 2 दिन। ये सब हम इसलिए बता रहे हैं कि आगे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तिथि की गणना करेंगे, तो ये सब चीज़ आपके माइंड में रहना चाहिए। चलिए, इस तरह करके हम लोग पूरा 100 साल में देख लें कि कितना अतिरिक्त दिन आएगा। 100 साल, 100 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन आएगा। तो हम लोग यहाँ पे गणना इस प्रकार करेंगे कि इसमें देखेंगे कितने लीप ईयर हैं और कितने साधारण ईयर हैं। तो 1 से 100 तक में देखा जाए तो 4, 8, 12, 16 इस तरह से जो ईयर आएगा 4 के गुणज का वो लीप ईयर होगा। इस तरह से करके हम लोग देखें तो इसमें लीप ईयर आएगा। ये साधारण ईयर हो जाएगा आपका 76 साधारण वर्ष प्लस 24 हो जाएगा आपका लीप वर्ष। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन वाली बात उत्पन्न हो गई होगी कि 1 से 100 तक देखा जाए तो उसमें 25 लीप ईयर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर दूँ, इसके पहले भी बता चुका था कि 99 तक इसमें हम लोग देखते हैं, जिसमें कि 24 चौक 96 तक 24 लीप ईयर होता है। उसके बाद हम लोग 100 लेते हैं तो ये शताब्दी वर्ष आ जाता है। और शताब्दी वर्ष में लीप ईयर चेक करने के लिए हम लोग 400 से भाग देते थे। क्या 100 में 400 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए यह भी एक साधारण वर्ष हुआ, इसलिए एक यहाँ पे घट गया और एक यहाँ बढ़ गया। तो मुझे उम्मीद है कि यह कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं। हम लोग देखे थे एक साधारण वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 है। चलिए, तो यहाँ पे 76 साधारण वर्ष है तो 76 दिन अतिरिक्त हो गया, प्लस लीप ईयर आता है 24। और हम लोग देखे थे लीप ईयर में अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 होती है, मीन्स इसका 2 गुना हो जाएगा। इसको अगर देखा जाए तो ये आपका होता है 76 प्लस 24 दूनी 48, मीन्स हो गया ये 8 6 14 7 4 11 12 124 दिन। तो ये मेरा अतिरिक्त दिन नहीं है, क्योंकि अतिरिक्त दिन कब होता है? जो सप्ताहों की संख्या से अलग हो, यानी पूर्ण सप्ताह के एक अलावे जो हो। तो ये तो भी मेरा सप्ताह में आएगा। सप्ताह में चेंज करेंगे इसको हम, तो ये सप्ताह में चेंज करने के लिए इसको हम लोग 7 से भाग देंगे, और 7 से जब हम लोग भाग देंगे तो ये आएगा मेरा 7 × 7, बच गया कितना? 5 5 × 4 = 54, 7 7 49, ये सप्ताह हो गया। और यहाँ पे बच गया आपका 5 दिन। 49 में 54 में 49 घटेगा 5 दिन, यानी मुख्य रूप से यही मेरा अतिरिक्त दिन हो गया। मैंने एक वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5। उसी तरह अगर हम लोग देखें 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5। अब 200 वर्ष अगर हम लोग देखें, 200 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितना आएगा? अब इतना कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे, सीधा इसको डबल करेंगे। 100 वर्ष में अगर 5 दिन आया तो 200 वर्ष में कितना हो जाएगा?
5 गुने 2 यानी 10 दिन, और 10 दिन का मतलब हो गया एक सप्ताह 3 दिन। सप्ताह को हम लोग छोड़ेंगे तो ये आ गया 3 दिन, यानी 200 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 3। 300 अगर देखा जाए 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5 गुना 3 15, 15 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, यानी यहाँ पे 1 आ रहा अतिरिक्त दिन, 1 दिन। 400 वर्ष 5 गुने 4, यहाँ पे हम लोग +1 कर लेंगे। ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये इसलिए कि देखिए ये 400, ये सब तो शताब्दी वर्ष है जो कि लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 400 से इसमें भाग नहीं लगेगा। लेकिन 400 शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 से भाग देंगे तो पूरी भाग लगेगा। इसका मतलब ये भी एक लीप ईयर हो गया। और लीप ईयर में क्या होता है, अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 बढ़ जाती है। ऐसे तो 5 चौक 20 ये हो ही गया था मेरा, और एक्स्ट्रा ये आ गया कि ये भी अब लीप ईयर हो जाएगा। तो लीप ईयर में हम लोग 1 दिन और बढ़ा देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉर्मल ईयर की तरह इसको हम लोग यूज कर चुके हैं, पहले हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। सिर्फ यही इसमें भाग रहा है कि ये भी एक लीप ईयर हो गया, तो 1 दिन इसमें हम और जोड़ दिए एक्स्ट्रा लीप ईयर के लिए, क्योंकि साधारण वर्ष से 1 दिन ज़्यादा होता है लीप ईयर। तो यहाँ पे हो गया मेरा 5 चौक 20 21 दिन। 21 दिन में अगर 7 से भाग दिया जाए तो 7 या 21, मतलब रिमाइंडर मेरा यहाँ पे क्या आ रहा है, 0। मतलब यहाँ पे अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 0। तो इस प्रकार हम लोग देखें 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 वर्ष में 0 दिन, ये अतिरिक्त डेज के रूप में आया। इसका उपयोग हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे उस समय करेंगे, ये आप दिमाग में रखेंगे। ये हमको लगता है बहुत अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे, और ये बिल्कुल भी समझने वाली बात है, ये रटने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप इसे नहीं समझते हैं तो यही कोड बन जाता है और ये आपको रटना पड़ता है। इस चीज़ को मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर किया है, और आप इसे 1-2 बार देखेंगे, 1-2 बार अपने से कैलकुलेट करेंगे तो दिमाग में स्वतः ही बैठ जाएगा। इस चीज़ को आप देखेंगे, चूँकि आगे जब हम लोग ये वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ही आगे आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा सारा चीज़। 1-2 चीज़ मैं और बता देता हूँ। चलिए, किसी साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। पहला और अंतिम दिन समान होगा। कैसे? जैसे हम लोग देख लें, साधारण वर्ष कोई ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया 1990, ये साधारण वर्ष है। अगर 1 जनवरी 1990 अगर रविवार है, ये मैंने माना है, कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, मैंने माना अगर ये 1 जनवरी 1990 को रविवार है तो इसका अंतिम दिन क्या होता है, 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर भी रविवार होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। ऐसा क्यों होता है, हम लोग जानते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। अगर इसको हमको कैलकुलेट करें तो 365, 1 जनवरी को अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें दिन कितना बच गया, 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 जनवरी को हम लोग ले रहे हैं तो 365 में 1 चला गया 364, और 364 को अगर 7 से हम लोग भाग दें तो उसे फल 0 आएगा। मतलब कोई भी अतिरिक्त दिन नहीं बचेगा, मतलब जो दिन यहाँ था वही दिन यहाँ पे आ गया। ये हम आगे जब कैलकुलेशन करेंगे और भी क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में रखें। लीप वर्ष क्या होता है, 1 दिन बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, 1 दिन की जगह 2 दिन इसका एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन होता है, तो यहाँ पे 1 दिन बढ़ेगा। यानी अगर यहाँ लीप वर्ष हो, सपोज 1 जनवरी 2000, ये लीप वर्ष है। अगर यहाँ पे मंगलवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा इसका, 31
दिसंबर, तो ये आपका एक दिन बढ़ेगा, यानी बुधवार हो जाएगा। इस चीज़ को हमेशा आप ध्यान में रखें। और एक चीज़, दिन की बात जब हम लोग करते हैं तो ये मेरा दिन हो जाएगा और ये हो जाएगा मेरा अतिरिक्त दिन संख्या। ये क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप देखें। जब हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं तो हम लोग संडे से करते हैं। संडे मेरा छुट्टी का दिन होता है, वो मेरा 0 होता है। पहला दिन जो होगा मेरा संडे, और इसको हम 0 लिखेंगे। उसके बाद आप क्रम में गिनते चले जाइए। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6। अगर हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो अतिरिक्त दिनों की संख्या, सपोज 5 आया, मीन्स ये फ्राइडे होगा। इस चीज़ को माइंड में कब करके रखिए। संडे की शुरुआत हम लोग, संडे 0 है, संडे कुछ नहीं है, छुट्टी का दिन है, 0 है। उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस तरह करके आप काउंटिंग करते जाइए। उसी हिसाब से आगे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा एक कंसेप्ट को और समझ लेते हैं। ये मंथ है, ये नंबर ऑफ डेज है, ये नंबर ऑफ ऑड डेज, ये सारा चीज़ आप जान रहे हैं, बस इसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, पहला महीना जो हुआ जनवरी में 31 दिन होते हैं। तो 31 दिन होते हैं तो इसको 7 से भाग दिया जाए, 7 चौक 28, तो इसमें नंबर ऑफ ऑड डेज कितना बचा, 10। इसी प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हैं फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। फरवरी, देखिए फरवरी में कभी 28 दिन होता है और कभी 29 दिन। कब? जब साधारण ईयर होगा तो 28 दिन का होगा, जब लीप ईयर होगा तो 29 दिन का होगा। जब 28 दिन का महीना होगा तो उसमें अतिरिक्त दिन क्या होगा, कुछ नहीं, 7 चौक 28, 4 से कट गया तो ये हो गया अतिरिक्त दिन 0। और अगर 29 दिन का महीना हो यानी लीप ईयर हो तो इसमें अतिरिक्त दिन 1। अब मार्च, अब सब में उसी प्रकार हम लोग चलेंगे। मार्च में 31 दिन होता है और ये चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इससे कैलकुलेट करने के लिए जो ऊपर में आएगा 31 दिन का होगा और जो नीचे आएगा वो 30 दिन का होगा। ये आप दादा से भी सीख चुके हैं, इसमें हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, मार्च 31 दिन का होगा, यहाँ पे और डेट 3 आ जाएगा। फिर अप्रैल 30, मई 31, जून 30। अब यहाँ पे देखिए जुलाई और अगस्त काउंटिंग करके देखिए, दोनों 31 का आता है। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। अब देखिए यहाँ पे 2 3 2 3 3 2 3 2 3, इस प्रकार ये अतिरिक्त दिन हो गया। जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये चीज़ आपके माइंड में आना चाहिए। ये चीज़ आपके माइंड में स्वतः ही आएगा अगर थोड़ा सा आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। जैसे ही आप कोई मंथ आपके सामने आता है अक्टूबर, तो आप समझ जाएंगे कि अतिरिक्त दिन 3 है। इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपके दिमाग में आ जाएगी। अगर इसको लेकर आप कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा होगा, टाइम ज़्यादा होगा लगेगा। और अगर माइंड में आपका ये आता है तो फिर आप कैलकुलेशन बहुत ही कम समय में कर लेंगे। इसलिए आप इसको थोड़ा सा 1-2 बार खुद से इस टेबल को बनाएंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, स्वतः ही ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, और एक चीज़ हम लोग बताते हैं, कोई भी डेट हो
उससे 7 दिन आगे चले जाएं या फिर 7 दिन पीछे चले जाएं, वही चीज़ रिपीट करता है। सपोज हम ले लेते हैं 15 तारीख। 15 तारीख को अगर रविवार है, सपोज, कोई ज़रूरी नहीं है, तो यहाँ से अब 7 प्लस करेंगे तो 22 आएगा। 15 में अगर 7 प्लस करेंगे तो 22 आएगा, फिर 7 प्लस करेंगे तो फिर 29 आएगा। तो यहाँ भी आपको रविवार मिलेगा, यहाँ भी आपको रविवार मिलेगा। इसके अगर बैक में जाएं, 7 आप माइनस कर दीजिए। माइनस अगर 7 करें इसमें तो फिर यहाँ पे 8 आता है, माइनस 7 करें तो फिर 1 आता है, या फिर इधर से चलेंगे तो 1 7 8, 8 7 15, 7 22, 7 29, कहीं भी जहाँ आगे पीछे तो सेम डेट आपको मिलेगा। मतलब 7 दिन के बाद ये रिपीट करता है। ये हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप देखते हैं हर एक 7 दिन के बाद वही दिन आता है। जैसे संडे शुरू करें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, नेक्स्ट 7वां दिन फिर संडे ही आता है। और इस चीज़ को आप ध्यान रखें, इसका भी उपयोग हम लोग करेंगे कैलकुलेशन में। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम आपको और बता देते हैं। 1 जनवरी 1 मतलब 1 जनवरी 1 मतलब तारीख 1 है, जनवरी महीना 1 है, ईयर 1 है। मीन्स ईस्वी सन की शुरुआत 1 जनवरी 1 ईस्वी सन की शुरुआत वो जो हुई थी वो सोमवार से, यानी कि 1 जनवरी 1 सोमवार था। क्यों? इसमें अतिरिक्त दिन अगर निकाला जाए तो सिर्फ जनवरी महीना का 1 दिन है, बाद बाकी और तो इधर कुछ है नहीं। तो 1 था मेरा, हम पीछे जो बता चुके थे, संडे 0 होता है, मंडे 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आएगा। सिर्फ 1 दिन की हम लोग बात कर रहे हैं, पहला शुरुआत दिन की बात कर रहे हैं, तो वह संडे। कभी कोई डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ईस्वी सन की शुरुआत किस दिन से हुई थी, तो ये सोमवार से हुई थी। तो मुझे आशा है कि आप इस कैलेंडर के थ्योरी के क्लास को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इस थ्योरी के क्लास को एक बार अगर नहीं समझ में आए, 1 बार में तो 2 बार 3 बार इसको देखें और इसको माइंड में सेट करें, ताकि मैं आगे जो ये इसका जो अगला पार्ट लेकर आऊँगा, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस विभिन्न प्रकार विभिन्न टाइप्स के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ मैं बताऊँगा, तो आप बहुत आसानी से उसे समझ पाएंगे और बहुत कम समय में उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने आज ये वीडियो आपको दिया। अगर देखने के बाद आपको वीडियो में कुछ भी जानकारी मिला हो, अगर कुछ भी अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, और अगर इस चैनल को पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। इसी उम्मीद के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। जय गुरु, थैंक यू।